और खबर दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी और रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में आज पेशी है। और सीबीआई ने बीते रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। शराब नीति मामले में, घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज जेल या बेल, इस पर तस्वीर जो है साफ होगी, क्योंकि आज उनका जो कस्टडी है सीबीआई की वो खत्म हो रही है। और 27 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले मामले में, और कोर्ट में उनको 5 दिन की सीबीआई रिमांड पे भेजा। आज वो 5 दिन का वक्त खत्म हो रहा है। आज एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था और वहां से उन्हें झटका मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। और पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आज मनीष सिसोदिया के मामले पे सुनवाई होगी, उन्हें जेल होगी या बेल होगी, कितने बजे का वक्त निर्धारित है, कब तक ये कार्रवाई शुरू होगी सुनवाई की? देखिए, अगर हम बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई होने वाली है। और जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर हम बात करें तो जो रैपिड एक्शन फोर्स है और दिल्ली पुलिस के जवान है, उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में ये भी कहा है कि एजेंसी द्वारा बुलाए गए जांच में वो हमेशा शामिल हुए हैं और तमाम तरीके की बातें उनकी याचिका में उनकी तरफ से जो पक्ष रखेंगे वकील, उन्होंने पिछली बार भी कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा इस दौरान खटखटाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली थी। ऐसे में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट क्या कुछ सुनवाई के दौरान कहता है। निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दिन है वो मनीष सिसोदिया के लिए है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर तमाम तरीके के आरोप लगे, अभी भी मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड में है और कहीं ना कहीं लंबी पूछताछ भी हुई है। और इस दौरान सोर्सेस यही बताते हैं कि कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई है। और जो पूछताछ में मनीष सिसोदिया ने इस बीते 2 से 3 दिनों में जो बताया है उसको सीबीआई जो है वो आधार बना सकती है और आज कोर्ट में पेश कर सकती है। हालांकि मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है ये देखना होगा, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दृष्टिगत बढ़ाई गई है कि कहीं आम आदमी पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन ना कर पाए। बैरिकेटिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है, यानी 2-3 लेयर में बैरिकेटिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो उसकी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज सीबीआई फिर से कहीं ना कहीं रिमांड की जो मांग है वो कोर्ट में कर सकती है। इससे पहले पीयूष, चूंकि मनीष सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, वहां पे भी उन्हें झटका मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले निचली अदालत में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आने जो परंपरा है वो गलत है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी कई केसेस में कर चुका है। ऐसे में इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की थी कि एक प्रक्रिया होती है, एक कानूनी फॉलोअप होता है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा और सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। और यही कारण है कि इस तरीके की टिप्पणी की गई थी। और निश्चित रूप से आप देखिए लगातार यही दलीलें मनीष सिसोदिया की ओर से दी गई कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। हालांकि जिस तरीके से सीबीआई के सोर्सेज से पता चला है कि तमाम जो अलग अलग सिम कार्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक लैब ने जो मोबाइल फोन्स हैं, उनके गैजेट्स हैं, उसको भी कहीं ना कहीं भेजा गया है और उसकी भी जांच निश्चित रूप से सीबीआई ने कराई होगी। और पूरी तरीके से सीबीआई एक पुख्ता आधार बनाकर कहीं ना कहीं आज कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि पिछली बार जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था तो पुख्ता आधार बनाया था। और यही कारण है कि जो सीबीआई मांग कर रही थी रिमांड के लिए, तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको सीबीआई के रिमांड में भेज दिया था। ऐसे में आज काफी महत्वपूर्ण दिन है मनीष सिसोदिया के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पिछली बार जिस तरीके से जब मनीष सिसोदिया की पेशी होने वाली थी तो अलग अलग जगहों पे, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बैरिकेटिंग की गई थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया था। वो हालात आज दिल्ली में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आने वाली स्थितियां बताएंगे, आने वाला वक्त करीब 1-2 घंटे में पता चलेगा क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तैयारी है। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का भाजपा को जानो अभियान ये शुरू हो रहा है और जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में नेताओं से बातचीत करेंगे। अलग अलग देशों के सांसद, नेता और विदेश नीति के जानकार इसमें शामिल होंगे। और पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कई अलग अलग अभियान चलाए हैं लोगों से जुड़ने के लिए, संगठन और पार्टी को और मजबूत करने के लिए। सरकार की उपलब्धियां,
योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग वक्त पे अलग अलग अभियान चलाए गए हैं और अब एक और नया अभियान पार्टी चलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, ये जो भाजपा को जानो अभियान है, ये क्या है और इसके जरिए किस तरह के संदेश पार्टी की देने की कोशिश होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और मजबूत करने के लिए तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है वो चलाती रही है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा को जानो अभियान चलाया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में कई नेताओं से बातचीत करेंगे और भाजपा को जानो अभियान के तहत बातचीत होगी और अलग अलग देशों के सांसदों और नेताओं और विदेश नीति के जानकारों के एक समूह से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। हालांकि ये जो बातचीत है वो संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। जो नेता है खासतौर पर विदेश के जो कुछ सांसद हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों को भारतीय जनता पार्टी के विकास को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेता जाने, क्योंकि पिछली बार आपने देखा किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं विदेशी सांसदों ने भी तारीफ की थी और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो सके, सशक्त हो सके। और इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी करती आई है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, तो निश्चित रूप से काफी महत्व कहीं ना कहीं ये बातचीत हो जाती है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा तमाम सांसदों और नेताओं से बातचीत करेंगे। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और होली से पहले आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने अरहर पर इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है, अरहर की जो दाल है उस पर। और अब साबुत दाल को बाहर से आयात करने पे कोई आयात शुल्क नहीं देना होगा, जिससे दाल सस्ती होगी। सरकार ने अब तक अरहर की दाल पे 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, इसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और एक ये राहत है आम आदमी के लिए कि दाल के जो दाम हैं वो थोड़े कम होंगे। पीयूष इस पे ज़्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, पिछले दिनों कई चीज़ों के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, उससे माना जा रहा था कि रसोई पे, जेब पे इसका असर होगा, लेकिन अब दाल पे थोड़ी राहत सरकार ने दिया आम आदमी को। दाल की बात करें वो कहीं ना कहीं सस्ती होगी। निश्चित रूप से सरकार ने काफी जो महत्वपूर्ण फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने साबुत जो तूर के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती थी उसको खत्म कर दिया है। हालांकि फिलहाल जो इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती थी वो 11% थी, जो कि आज से यानी कि 4 मार्च से शून्य कर दी गई है और वित्त मंत्रालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो निश्चित रूप से आम जनता को इससे काफी राहत होने वाला है। हम बात करें तो केंद्र सरकार चाहती है कि ऐसी चीजें जो घरेलू चीजों में उपयोग होने वाली है, खासतौर पे जिनका उपयोग किचन में है, रसोई में है, आम जनजीवन में है और रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसको किस तरीके से सस्ता किया जा सके, और इसी कड़ी में भारत सरकार का ये प्रयास है और इस प्रयास की कहीं ना कहीं सराहना भी हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो अरहर दाल जो है वो सस्ती होगी और एक राहत आम आदमी को मिलेगी, जो बढ़ती हुई महंगाई से पहले से थोड़ी परेशानी थी वो कम होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा और निवेश पे बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल का बजट आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने वाला है और दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउस ने भारत के बजट और राजनीतिज्ञ निर्णयों की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। और बड़े उद्योगों में उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। अलग अलग सेक्टर्स में, छोटे और बड़े उद्योगों में हमें स्किल फोरकास्ट के बारे में भी एक मैकेनिज्म विकसित करना होगा। इससे देश के ह्यूमन रिसोर्स पूल को भी बहुत फायदा होगा।
मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी कहूंगा कि इस दिशा में तेजी से काम करें। साथियों, आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे, बल्कि भारत की ग्रोथ को मोमेंटम देने का काम भी कर रहे हैं। हम हर परिवार को पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इन कामों में हमें नई टेक्नोलॉजी, मटेरियल में भी नयापन, कंस्ट्रक्शन टाइम में भी समय सीमा में काम कैसे हो, इन सारे विषयों पर अब भारत को बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। और इसलिए ये वेबिनार बहुत। और जयपुर में प्रदेश के विकास और युवाओं के उज्जवल कल के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग के महत्व को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आशातीत है। और इसी सिलसिले में दिग्गज कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के सीईओ ताकुआ और अन्य गणमान्यों के साथ आधिकारिक बैठक उन्होंने की। और बिहार के किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के पुवाखाली मेला ग्राउंड की जमीन खाली कराने के लिए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अंचल अधिकारी ओम प्रकाश ने बुलडोजर चलवाया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा यहां पे जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर रखा था इस पे, जिससे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराने की जो कार्रवाई है वो की। और सुपौल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत के कुशवाहा चौक पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और वहीं ठूठी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज राय ने बताया कि लोगों द्वारा उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के सुपौल जिला में आए हुए थे और इस नमन यात्रा के क्रम में हमारे ठूठी पंचायत में आगमन हुआ उनका और हम लोग ठूठी पंचायत वासी उनका भव्य स्वागत किए। कि जिस तरह का अभी माहौल बन रहा है और कुशवाहा जी का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो गया है, तो इससे लग रहा है कि कुशवाहा जी का ये राजनीति जो है बहुत अच्छा है। और सुपौल में छातापुर प्रखंड के जीवजपुर पंचायत वार्ड 15 में 7 दिवसीय श्रीमद कबीर कथा का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक जवाहर मुखिया और जबरत कुमार मुखिया हैं। और इस दौरान उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संत जीवच साहिब जी द्वारा यहाँ पे कथा की जा रही है। श्रीमद् भागवत कबीर कथा का आयोजन जीवजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 बेलागंज में किया गया है। और इस कथा का आयोजक श्री जवाहर मुखिया जी है, जो कबीर प्रचार प्रचार संघ के अध्यक्ष है। इसके द्वारा और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया है, ताकि समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना समाप्त हो सके। अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग ने इस अधिसूचना को जारी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक 2010 बैच के आईपीएस राजीव मिश्रा को पटना का नया एसएसपी बनाया गया है। राजीव मिश्रा इससे पहले सीबीआई में एसपी के पद पे कार्यरत थे, लेकिन 22 फरवरी को ही उन्हें बिहार लौटने के लिए सीबीआई ने रिलीव कर दिया था, जिसके बाद आज उन्हें पटना का एसएसपी बनाया गया। सीतामढ़ी में जयमाला के दौरान दूल्हा स्टेज पे ही बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इस आवाज की वजह से दूल्हे की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है। और इसके बाद जो शादी की खुशियां थी वो मातम में तब्दील हो गई।
सरपंच और कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आप नेता अशोक तंवर के नेतृत्व में फरीदाबाद के बीके चौक पे भी प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और जेजेपी का पुतला फूंका। वहीं अशोक तंवर ने कहा कि चाहे कर्मचारियों पे लाठीचार्ज का मामला हो या सरपंचों पे, दोनों मामलों में एक बात देखने को मिली कि पुलिस ने से पहले सिविल ड्रेस में कुछ लोग डंडे लेकर आते हैं और हमला करते हैं। ऐसे गुंडों को उनकी सरकार आने पे बख्शा नहीं जाएगा। प्रोटेस्ट की तो अभी शुरुआत हुई है। आज तो पहला पुतला जलाया है। आने वाले समय में जनता जो है बीजेपी जेजेपी से लेकर के जो निकम्मा नाकारा विपक्ष है उसको भी ऐसे ही फूकेगी, सांकेतिक तौर पे भी फूकेगी और इनका सफाया भी करेगी। क्योंकि जिस तरीके से लाठी डंडे गोली के जोर पे तानाशाही के माध्यम से सरकार आंदोलनों को दबाना चाहती है, जायज मांगों को वो लागू नहीं करी, सुन नहीं रही। बैनर के तले, सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने पीछे जो 19 तारीख को प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर जो मिर्ची बम, आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन से पानी की बौछारें डाली और कर्मचारियों को घायल कर दिया और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। सरकार की ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई है। सरकार इन कार्रवाइयों पर रोक लगाए। बैनर के और फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव 12, 13, 14 मार्च को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज मैराथन का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम आला अधिकारी और दिग्गज नेता जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। इस मैराथन दौड़ में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 2022 और इस बार दूसरा 2023 में सांसद खेल महोत्सव 10, 11, 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। और इस बार हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लें। उसी उपलक्ष्य में आज 12 सेक्टर इंडोर स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। हजारों बच्चे इसमें आज मैराथन में भाग ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा नौजवान बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और पंजाब के होशियारपुर में देर शाम लूट की बड़ी वारदात के दौरान सड़क हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी 2 बाइक सवार लुटेरों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। महिला की स्कूटी आगे जा रहे ट्रैक्टर से जा टकराई और जिसमें बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच की जा रही है। लुटेरों की तलाश की जा रही है। ये ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਣੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਣੀ ਪੁਲ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है। और सुपौल शहर के डिग्री कॉलेज के पास टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने सुपौल के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में आमरण अनशन की शुरुआत की और विभिन्न मांगों को लेकर यहां पे धरना दिया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना, हम एनवाइस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि एनवाइस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रमाण पत्र जो है 22/5/2019 को प्राप्त हुआ है। तब तक प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना अपने आदेश को वापस नहीं लेता है, तब तक हम लोग जान दे देंगे, लेकिन आमरण अनशन पर से उठ के घर नहीं जाएंगे। और पटना में एनसीसी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व ब्रिगेडियर टीवी प्रदीप कुमार द्वारा किया गया। इस अभियान में पटना नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। साथ ही एनसीसी के कर्नल धीरेन्द्र शेखावत और कई दूसरे दिग्गज भी इसमें मौजूद रहे। बिहार के सीतामढ़ी में भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाने के काम का
आगाज हुआ है। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिहार विधानसभा प्रभारी सह प्रदेश प्रतिनिधि मोहम्मद शम्स शाहनवाज ने कहा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत के जननायक राहुल गांधी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है बलिदान का। इस देश के लिए अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों ने दी। क्या भाजपा आरएसएस के किसी एक नेता के परिवार के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए या देश के लिए कोई कुर्बानी दिया है क्या? इन्होंने हमेशा गद्दारी की है। ये मुखबिर थे अंग्रेजों के, जो आज सत्ता में बैठ के आज देश। और रांची में पदरातू डैम के किनारे बना रिजॉर्ट विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में बिजी था। G20 सम्मेलन में शिरकत करने आए मेहमान भी झारखंड के रमणीय वातावरण के कायल हो गए। कुछ मेहमान यहाँ पे सुंदरता को निहारते नजर आए, प्रकृति की सुंदरता को, और कुछ डैम में बोटिंग का आनंद लेते दिखाई दिए। और प्रकृति का सुंदर नजारा यहां पे देखा गया। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद स्थित पाली रोड पे बीती रात बड़ा हादसे की जानकारी सामने आई, जिसमें 6 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 6 युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने निकले थे। उसकी कार पाली के पास एक डंपर से जा टकराई और इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और 6 लोगों की जान गई। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अब एक ही छत के नीचे क्षेत्रवासी अपने कामकाज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्रवासियों को लघु सचिवालय की सौगात दी है, जिसमें सभी कार्यालय और कार्यालयों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब एक ही छत के नीचे कई काम होंगे। ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ है कल। सन 1964 से यहाँ पे एसडीएम कार्यालय कार्यरत था, तो विभिन्न बिल्डिंगों में चलता रहा है। तो पहली बार विधिवत तौर पर एक उपमंडल परिसर यहाँ पे बना है। मेरे हिसाब से एक ही छत के नीचे सारी ऑफिस, कोई भी ऑफिस है, डीसीपी लगा लो, एसीपी लगा लो, पंचायत जितनी फूड सप्लाई है, बिजली बोर्ड का है, इतनी खुशी की बात है। ये सारे ऑफिस एक ही जगह आएंगे। अच्छा होगा, बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने। इससे बढ़िया और क्या होगा? जब सारे काम एक छत के नीचे होंगे तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ है कल। और बल्लभगढ़ में नए कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करने परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में शिक्षा और चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है और इस क्षेत्र में बीजेपी सरकार जमकर काम कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए भी पूरी तरह संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद जैसी उद्यम जिसकी पॉपुलेशन 35 लाख है, उसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक टिगाम का कॉलेज, 2 कॉलेज, एक अग्रवाल कॉलेज, 3 कॉलेज हुआ करते हैं। और प्राइवेट कॉलेज तो हैं, पर सरकारी जैसे एक जिले में 14 कॉलेज हैं, 11 कॉलेज हैं। और मैं आंकड़े के हिसाब से बताऊँ, उनमें 4-4, 5-5 विधानसभा में 11 हैं। और हम चाहते फरीदाबाद जैसे बड़े क्षेत्र में इस तरह के कॉलेज होने चाहिए, पॉलिटेक्निक होनी चाहिए और कॉलेजों की संख्या बढ़नी चाहिए और लोगों को सस्ते उस पर शिक्षा मिले और लोग महंगी शिक्षा नहीं ले सकते। मानता मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद जैसी उद्यम जिसकी पॉपुलेशन। और महाराष्ट्र में मनसे के नेता और पूर्व पार्षद संदीप देशपांडे पर 4 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए और मुंबई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है। संदीप पांडे पे उस दौरान हमला हुआ जब वो सुबह शिवाजी पार्क के इलाके में मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।